दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के बारे में। मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग को आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर आप डार्क ब्लू कलर जो देख रहे हैं ये समुद्र है। पार्टिकुलरली आप ऐसी जगह की कल्पना करिए जहाँ पर कोरल रीफ सिस्टम है। अब कोरल रीफ समुद्र के बढ़ते हुए तापमान, क्लाइमेट चेंज के चलते चलते इनमें कहना चाहिए जो कलर है वो वाइट होते जा रहा है और धीरे धीरे करके ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कोरल बीच को हम कैसे करके बचा सकते हैं बढ़ते हुए तापमान से? तो इसके लिए एक थ्योरेटिकल चीज़ प्रस्तुत करी जाती है कि हम एक आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जो दिखाई दे रहा है ये बादल जो बना है, ये आर्टिफिशियल बादल हमने तैयार किए हैं। ये क्या काम करता है, सूरज से आने वाली रोशनी को परावर्तित करके वापस भेज देता है वायुमंडल में। इससे नीचे की सरफेस का जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है और इससे उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है नेचुरली। और यहाँ पर जो पाए जाने वाले कोरल बीच हैं उनको हम ब्लीच होने से बचा सकते हैं। कोरल रीफ को ब्लीच होने से हम बचा सकते हैं यदि हम आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के अंतर्गत हम जो है यूज़ करते हैं वाटर कैनन का, ठीक है, टू स्प्रे सी वाटर इनटू स्काई। स्काई में हमको सी वाटर को कैनन के माध्यम से स्प्रे करना है। दिस कासेस ब्राइटर वाइटर क्लाउड टू फॉर्म। इससे क्या होता है, बादल जो है और भी ज़्यादा ब्राइट और भी ज़्यादा वाइट तरीके से बन जाते हैं। अब ये नीचे में जो लोकेटेड क्लाउड आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को अवे फ्रॉम द ओशियन सरफेस। ओशियन की सरफेस से लाइट को दूर फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं और इस प्रकार से हम मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो वाटर कैनन है ना, इन वाटर कैनन के माध्यम से हमने समुद्र के पानी को ऊपर फेंका है। ऊपर फेंक करके हम क्या काम किए हैं, एक प्रकार से आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का रीफ रेस्टोरेशन एंड अडॉप्शन प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कोलैबोरेशन किया है। इसमें CSIRO भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंस है। ये लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम जो है क्लाउड ब्राइटनिंग के माध्यम से कोरल ब्लीचिंग को रोक सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग एक प्रकार से कोरल रीफ का ख़त्म होना है। इनका जो ओरिजिनल कलर है ना वो धीरे धीरे करके वाइट होते जाता है और ये अंत में मर जाते हैं। लेकिन हमें हमारे इकोसिस्टम को बचाना है, तो इसके लिए क्लाउड ब्राइटनिंग कितना कारगर हो सकता है इसके ऊपर में अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि हमने क्लाउड ब्राइटनिंग को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था जब 2016 में मास ब्लीचिंग इवेंट हम देखे थे। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ, और 2016 की घटना ऐसी आई थी कि उस समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर कोरल रीफ जो है ब्लीच हो रही थी। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी हमको कि हम डेवलप करें, टेस्ट करें अंडरलेइंग टेक्नोलॉजी इन द लैब। लैब में सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने क्या काम करेंगे, हम जो है पायलट टेस्टिंग करेंगे ग्रेट सेंट्रल बैरियर रीफ में और नियर टाउन्सविली ड्यूरिंग जनवरी 2020। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हमने जो है पायलट तौर पर टेस्टिंग का काम चालू करा। कहाँ पर, सेंट्रल ग्रेट बैरियर रीफ में, और ये जगह का नाम है टाउनसिल। जनवरी 2020 की ये बात है। ब्रिटिश क्लाउड फिजिसिस्ट जॉन लैथम की यदि हम बात करें तो ओरिजिनली इन्होंने प्रपोज किया था क्लाउड ब्राइटनिंग को 1990 में एज ए वे टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने कहा था कि ऐसा करके भी हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं।
बाय आल्टरिंग अर्थ्स एनर्जी बैलेंस, और इसके माध्यम से हम अर्थ का जो एनर्जी बैलेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। आल्टर करने का मतलब होता है चेंज करना। तो ब्रिटिश क्लाउड फिजिसिस्ट जॉन लैथम का नाम हमको याद रखना है, जिन्होंने क्लाउड ब्राइटनिंग की थ्योरी प्रस्तुत करी थी 1990 के दशक में। आगे बताया चाहता है कि इस प्रकार से हमने जो मॉडलिंग का काम किया है, जो स्टडी सामने आई है, ये हमें इनकरेज करने वाली हैं एवं सजेशन देती हैं कि यदि हम इस प्रकार का काम करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड कोरल कवर जो डिक्लाइन हो रहा है उसमें हम डिले ला सकते हैं। तेज़ी के साथ में जो घट रहे हैं कोरल रीफ, हम उसको रोक सकते हैं। दिस कुड बाय वैल्यूएबल टाइम फॉर द रीफ वाइल द वर्ल्ड ट्रांजिशंस अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। आज के समय में आप देखेंगे कि ये तो हमें मदद करेगा ही, इसके साथ साथ में दूसरा कदम जो हमें उठाने की ज़रूरत है वो है फॉसिल फ्यूल से हमें दूरी बनाने की ज़रूरत है। आगे बोला जाता है कि सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो हीट स्ट्रेस है हमारे इकोसिस्टम में उसको कम करने की ज़रूरत है। वुड प्रोड्यूस अदर बेनिफिट, एक और बेनिफिट इससे हमको मिल जाएगा। When combined with other reef interventions such as improved control of invasive crown of thorn starfish and planting of coral with increased heat tolerance, इसके अलावा भी हम कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि जो इन्वेसिव क्राउन ऑफ थ्रॉन्स स्टारफिश है इनमें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में कोरल की प्लांटिंग और कर सकते हैं, ऐसी कोरल की प्लांटेशन हम करें जो कि हीट टॉलरेंस है, तो इससे भी काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। लेकिन इस प्रकार से ये जो अध्ययन किया गया है ये बताता है कि यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन हो सकती है जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो तभी पॉसिबल है यदि हम क्लाउड ब्राइटनिंग एक्टिविटी को एग्रेसिव एमिशन रिडक्शन के साथ में जोड़ करके देखें। तो क्लाउड ब्राइटनिंग एक्टिविटी तभी संभव हो पाएगी जब हम एग्रेसिव एमिशन रिडक्शन को साथ साथ में करते जाएंगे। आगे बात करी जाती है एरोसॉल को लेकर के। इसके साथ साथ में हम जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें खारापन रहता है, मतलब नमक के जो कण हैं वातावरण में काफ़ी लंबे समय से मौजूद रह सकते हैं। अगली बात हम करते हैं एरोसॉल की। टिपिकली यदि हम बात करें लोअर एटमॉस्फेयर की, लैंड के ऊपर में 1010 टीनी पार्टिकल आपको सस्पेंडेड देखने को मिल जाएंगे, जिनका साइज एवरी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर। यदि हम जो है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर की बात करें तो मात्र इतनी सी जगह में हजारों सैकड़ों एरोसॉल के कण हवा में घूमते हुए हमको दिख जाते हैं। इनको ही हम जो है, ये जो एयरबॉर्न पार्टिकल हैं इनको हम एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल में भी नेचुरल सच एज डस्ट, सी साल्ट, पॉलन, एस एंड सल्फेट। एरोसॉल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सी साल्ट हो सकता है, पॉलन हो सकता है, एस सल्फेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हवा में आपको लटकती हुई दिखाई देंगी, इनके कण, इनको हम एरोसॉल बोल रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आए हैं, एस बर्निंग फॉसिल फ्यूल और वेजिटेशन। फॉसिल फ्यूल आप जला रहे हैं, इससे भी एरोसॉल उत्पन्न हो सकते हैं। वेजिटेशन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में, ठीक है। यदि आप जो है एरोसॉल स्प्रे करते हैं व्हीकल के एग्जॉस्ट में, तो यहाँ से भी जो है एरोसॉल स्प्रे के रूप में हमको दिखाई देते हैं।